वेलकम टू रियल जीके एनालिसिस यूट्यूब चैनल। हमारे इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए आपका प्रीवियस ईयर पेपर। तो पूर्व में जितने भी 125 शिफ्ट में आपकी परीक्षाएं हुई थी उन सभी के जीके जीएस के क्वेश्चंस यहाँ पर हम एनालिसिस कर रहे हैं। तो आज साथियों हम शिफ्ट 5 का यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो साथियों, आज हम आपका देख रहे हैं 20 जनवरी 2021 को जो आपका शिफ्ट हुआ था उसके क्वेश्चंस आज हम देखने वाले हैं। 20 जनवरी 2021 और टोटल आज हम 39 क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी जिससे भी आपके क्वेश्चंस पूछे गए सभी यहाँ पर कवर हो जाएंगे। साथ में आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस भी यहाँ पर हम देखने वाले हैं। कंप्यूटर के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं तो वो भी यहाँ पर हम देखेंगे। तो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, आप क्लास को एंड तक जरूर देखें और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी जरूर करें। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले साथियों थोड़ा सा मैं यहाँ पर करेक्शन कर दूं कि शिफ्ट 4 में हमारा इस वाले क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको गलत बता दिया था, तो वो हम एक बार सही कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आज का वीडियो हम देखेंगे। तो साथियों प्रश्न था कि एक समाज सुधारक के रूप में गांधी जी का मानना था कि भारतीयों को सामाजिक बुराइयों से छुटकारा पाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक बुराई नहीं है? क्या पूछा गया था? सामाजिक बुराई नहीं है। तो निरक्षरता, बाल विवाह, अस्पृश्यता, ये सब क्या साथियों सामाजिक बुराई है। लेकिन मुद्रास्फीति एक सामाजिक बुराई नहीं है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 रहेगा। मैंने आपको ऑप्शन 3 टिक करवा दिया था तो उसके लिए भाई सॉरी, क्योंकि इंसान क्या है, गलतियों का पुतला, कभी कभी हमसे गलती हो जाती है। तो ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर रहेगा। अगर आप वो देखें तो वहां पर इसको करेक्ट कर लें। और साथियों इसके पहले हमने 4 शिफ्ट का ऑलरेडी एनालिसिस कर लिया है, तो उनको भी आप जाकर जरूर देखें। चैनल पर पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको आसानी से सारे वीडियो एक ही जगह मिल जाएंगे। तो साथियों 20 जनवरी का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का कि दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने 1916 में किस विश्वविद्यालय में पहली बार सार्वजनिक तौर पर संबोधित किया था? तो पहला ऑप्शन है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और फोर्थ ऑप्शन है हमारा मुंबई विश्वविद्यालय। तो करेक्ट आंसर साथियों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो आप सभी को पता होगा कि महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 क्या हुआ था? 9 जनवरी 1915 को साथियों ये भारत वापस लौटे थे। कहां से? साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए थे और इसके बाद इन्होंने भारत में अपना काम शुरू कर दिया था। तो उसी में साथियों 1916 में इन्होंने क्या करा था? पहली बार बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में सार्वजनिक तौर पर अपना संबोधन दिया था। और इसी दिन साथियों हम क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस। महात्मा गांधी जी के आने की खुशी में हम क्या मनाते हैं? तो प्रवासी भारतीय दिवस भी हम मनाते हैं। साथियों अन्य हम देखें तो जो हमारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1887 में इसकी स्थापना हुई थी। और जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है साथियों इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। कब हुई थी? 1920 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही साथियों एक प्रश्न हम देखते हैं और उससे जुड़े हुए 3 से 4 फैक्ट एक साथ यहाँ पर हम देखते हैं। तो यानी कि अगर हम मान लो आज 40 प्रश्न डिस्कस कर रहे हो और प्रत्येक का 2-2 फैक्ट भी देखे तो टोटल हमारे यहाँ पर 80 प्रश्न कवर हो जाते हैं। इसलिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिख रखा हमने 2025 के लिए महत्वपूर्ण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन की स्थापना 1923 में हुई थी, जो इंटरपोल का क्या था? पूर्ववर्ती था। तो बताना है साथियों कि इसकी स्थापना कहां पर हुई थी? तो न्यूयॉर्क में, जिनेवा में, वॉशिंगटन में या वियना में? तो इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन की स्थापना साथियों वियना में हुई थी। कहां पर हुई थी? वियना कहां पर पड़ता है साथियों? तो ऑस्ट्रिया में, एक यूरोप का देश है ऑस्ट्रिया, वहां का शहर है वियना। तो इसकी स्थापना कहां पर हुई थी? वियना ऑस्ट्रिया में। कब हुई थी साथियों? तो इसका हेडक्वार्टर आपको मैं बता दूं, इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा लियोल फ्रांस में। कहां पर? लियोल फ्रांस में इसका आपको हेडक्वार्टर भी देखने को मिल जाएगा। और टोटल इसके कितने मेंबर है? तो 194 देश इसके मेंबर है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा वियना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 1930 में किसने दलितों को डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन में संगठित किया और उनके लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग की? तो 1930 में साथियों इन्होंने क्या, जितने भी दलित हैं उनके लिए एक डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन बनाया, उनको संगठित किया और उनके लिए अलग पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की। तो पहला ऑप्शन है अब्दुल गफ्फार खान, दूसरा है भीमराव अंबेडकर, तीसरा है महात्मा गांधी और चौथा है जवाहरलाल नेहरू। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्होंने क्या किया था? तो डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना करी और उनके लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग करी। कब बनाया था साथियों इन्होंने? तो ये बनाया था आपका 8 अगस्त। कब? 8 अगस्त 1930 को इसको बनाया था। और कहां पर बनाया था? तो नागपुर में बनाया था। कहां पर? नागपुर में।
नागपुर से ही जुड़ा हुआ एक और प्रश्न भी आपसे पूछा गया था कि आरएसएस की स्थापना किस शहर में हुई है, तो साथियों वो भी नागपुर में ही हुई थी। करेक्ट आंसर है हमारा ये ऑप्शन दूसरा। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से अंगीकृत किए गए हैं या कहां से हमने इनको लिया है, किसको मौलिक अधिकारों को हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन है संयुक्त राज्य से, संयुक्त राज्य अमेरिका, कहां से, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए से। फिर दूसरा हो जाएगा स्विट्जरलैंड से, तीसरा है ब्रिटेन से और चौथा ऑप्शन हो जाएगा सोवियत संघ यानी कि रूस से। तो मौलिक अधिकार कहां से लिए हैं, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए हैं। कहां से लिए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए हैं। और हमारे संविधान में साथियों मौलिक अधिकारों को भाग 3 में रखा गया है। किसमें, भाग 3 में रखा गया है। अगर आपसे आर्टिकल पूछ ले तो वो भी आपको बता देना है 12 से 35। क्या है, 12 से 35 साथियों इनको रखा गया है। इसके अलावा हमने अमेरिका से और क्या क्या लिया है साथियों, तो मैं आपको बता दूं, यहां से हमने लिया है स्वतंत्र न्यायपालिका। क्या लिया है, स्वतंत्र न्यायपालिका को भी हमने कहां से लिया है, तो वो भी अमेरिका से ही लिया है, स्वतंत्र न्यायपालिका। इसके अलावा साथियों हमने यहां से लिया है राष्ट्रपति पर महाभियोग, इम्पीचमेंट लिया है। क्या लिया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग भी हमने कहां से लिया है, तो वो भी अमेरिका से लिया है, इम्पीचमेंट महाभियोग। इसके अलावा और देख लेते हैं साथी, पूरा कवर करके चलते हैं। यहाँ साथियों हमने लिया है न्यायिक पुनरावलोकन। क्या लिया है, न्यायिक पुनरावलोकन। यहाँ पर हमने वो भी कहां से लिया है, तो वो भी अमेरिका से ही लिया है, न्यायिक पूर्वावलोकन। और इसके अलावा साथियों उद्देशिका का विचार, क्या, उद्देशिका का विचार, ये भी कहां से लिया है, तो ये सभी हमने यूएसए से लिए हैं। इनको आप अच्छे से देख लेना। स्वतंत्र न्यायपालिका, राष्ट्रपति पर महाभियोग, न्यायिक पुनरावलोकन और उद्देशिका विचार, ये सब कहां से लिए, तो यूएसए से लिए हैं। ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1964 में भारत का पहला प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर एटॉमिक एनर्जी ऑफ लिमिटेड और भारत के एनपीसीआईएल का संयुक्त उपक्रम था। तो हमें बताना है, पहला ऑप्शन है साथियों यूएसएसआर, दूसरा है इजराइल, तीसरा है कनाडा और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा फ्रांस। तो साथियों वो हमने लिया था कनाडा, किससे, कनाडा से। तो 1964 में भारत का पहला प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर एटॉमिक एनर्जी ऑफ कनाडा लिमिटेड, क्या था, एटॉमिक एनर्जी ऑफ कनाडा लिमिटेड, और भारत का कौन सा था, एनपीसीएल। तो इन दोनों का संयुक्त उपक्रम था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन तीसरा रहेगा, कनाडा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप के अधिकांश लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। तो आप सभी को पता होगा कि लक्षद्वीप क्या है साथियों, हमारी यूनियन टेरिटरी है। तो यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है, तो पहला ऑप्शन है कोंकणी, दूसरा है कन्नड़, तीसरी भाषा है मलयालम और फोर्थ ऑप्शन है हमारा मराठी। तो यहाँ पर साथियों कौन सी भाषा बोली जाती है लक्षद्वीप में, तो लक्षद्वीप में बोली जाती है मलयालम। कौन सी, मलयालम। इसके अलावा साथियों केरल में भी मलयालम बोली जाती है। आप सभी को पता होगा, दोनों पास पास ही हैं। तो लक्षद्वीप और केरल में कौन सी भाषा यहाँ पर बोली जाती है, मलयालम। अन्य ऑप्शन की हम साथियों बात करें तो कन्नड़ कहां पर बोली जाती है, कर्नाटक में। कहां पर बोली जाती है, कर्नाटक में। मराठी कहां पर बोली जाती है साथियों, मराठी महाराष्ट्र और गोवा दोनों जगह बोली जाती है। कोंकणी की बात करें तो कोंकणी आपकी कहां पर बोली जाएगी, कोंकणी गोवा में बोली जाएगी। कहां पर, कोंकणी भी गोवा में बोली जाएगी। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन तीसरा रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अभी भी रेड होल माइनिंग की जाती है। क्या की जाती है, रेड होल माइनिंग। साथियों ये कोयला खदानों में की जाती है। किसमें, कोयला खदानों में रेड होल माइनिंग की जाती है। तो वह कौन सा राज्य है जहां पर प्रतिबंध के बावजूद अब भी रेड होल माइनिंग हो रही है। तो पहला ऑप्शन है मेघालय, दूसरा है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र और चौथा ऑप्शन है झारखंड। करेक्ट आंसर है मेघालय। तो साथियों मेघालय में अभी भी क्या हो रही है, रेड माइनिंग आपकी हो रही है। रेड माइनिंग को साथियों 2014 में जो हमारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, जिसको हम एनजीटी बोलते हैं, इसके द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है। फिर भी यहाँ के लोग इसको कर रहे हैं। और मेघालय की राजधानी क्या हो जाएगी, शिलांग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मेघालय की राजधानी शिलांग हो जाएगी। यहाँ पर 3 बहुत प्रसिद्ध हिल भी है और 3 प्रसिद्ध जनजातियां भी हैं। तो गारो, खासी, जयंतिया, ये आपसे प्रश्न जरूर पूछेगा। तो गारो, खासी और जयंतिया, तो ये साथियों क्या है, ये हिल भी है यानी कि पहाड़ी क्षेत्र भी है और यहाँ की जनजातियां भी हैं। तो ये दोनों ही है, गारो, खासी और जयंतिया। तो इनसे जुड़ा हुआ प्रश्न आपसे परीक्षा में इनसे जुड़ा हुआ प्रश्न आपसे जरूर पूछा जाएगा। तो ऑप्शन 1 इस प्रश्न का बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम बताइए जो वनों उन्मूलन के खिलाफ आरंभ हुए जन आंदोलन का संस्थापक था। तो पहला ऑप्शन है मेब्रिट मोजर, दूसरा है फ्रेंकोइज बेरे, तीसरा ऑप्शन है वंगारी मथाई और चौथा ऑप्शन है लिंडा बग। क्या है, लिंडा बग। साथियों करेक्ट आंसर है वंगारी मथाई। क्या है, वंगारी मथाई। तो ये नोबेल पुरस्कार विजेता थी। इसके साथियों वन उन्मूलन
के लिए जो प्रारंभ हुआ जन आंदोलन, उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और उसकी क्या है, ये संस्थापक भी रही थी। तो ऑप्शन तीसरा यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, वंगारी मथाई। अगला प्रश्न है, 1909 में महात्मा गांधी द्वारा लिखित उस पुस्तक का नाम बताइए जिसमें यह लिखा था कि यदि भारतीय उनका सहयोग न करें तो ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन है ग्राम स्वराज, दूसरा है हिंद स्वराज, तीसरा है इसका कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम इट्स मीनिंग एंड प्लेस, और फोर्थ है हमारा मेरे सपनों का भारत। तो उस पुस्तक का हमें नाम बताना है, तो वो है साथियों हिंद स्वराज। कौन सी हो जाएगी, हिंद स्वराज पुस्तक हो जाएगी। और इसको कब लिखा गया था, उनके द्वारा 1909 में लिखा गया था। साथियों, महात्मा गांधी और उनसे जुड़े हुए प्रश्न आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन महात्मा गांधी से जरूर पूछा जा रहा है। अभी तक हमने टोटल 5 शिफ्ट देखी है। प्रत्येक शिफ्ट में एक क्वेश्चन, तो एक प्रश्न तो कहीं ना कहीं से महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ आ ही जाता है। कभी उनके आंदोलन आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, कभी उनके आंदोलन आ जाते हैं, कभी उनकी बुक्स आ जाती हैं, कभी उनकी यात्राएं आ जाती हैं। तो कुछ ना कुछ महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ साथियों लगातार पूछ रहे हैं। ऐसे उनको राष्ट्रपिता नहीं कहा गया है। तो महात्मा गांधी के ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी लेकर आऊंगा मैं, लेकिन अभी आपको ये सारे प्रश्न और महात्मा गांधी को अच्छे से पढ़ना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने यह जल के अणुओं को अलग कर देता है और कैल्शियम सल्फेट हीमीहाइड्रेट बन जाता है। इस पदार्थ का उपयोग खिलौने बनाने, सजावट का सामान बनाने और सतह को चिकना करने के लिए किया जाता है। इस पदार्थ को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, ये हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन है मिट्टी, दूसरा है प्लास्टर ऑफ पेरिस, तीसरा है सीमेंट और फोर्थ है सिलखड़ी। तो उसको साथियों हम जानते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से। किसके नाम से, प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जानते हैं। ऑप्शन दूसरा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। और साथियों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र, वो कई परीक्षाओं में आपसे पूछा गया है, रासायनिक सूत्र इसका। तो वो भी एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इसका रासायनिक सूत्र क्या है, इसको आप याद रखेंगे। तो साथियों वो है हमारा CaSO4। क्या है, CaSO4 2H2O। क्या है, CaSO4 2H2O। तो ये रासायनिक सूत्र भी आपसे कई परीक्षाओं में पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा मुगल स्मारक उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा डिजाइन किया गया था जिसे यूनेस्को ने 1983 में विश्व धरोहर घोषित किया। तो साथियों, रेलवे में यूनेस्को बहुत ही इंपॉर्टेंट एक हमारी संस्था हो जाएगी, यूनेस्को। इससे जुड़े हुए प्रश्न लगातार आपसे परीक्षा में पूछा जा रहा है। यूनेस्को से जुड़े हुए प्रश्न प्रत्येक शिफ्ट में एक क्वेश्चन यूनेस्को से भी आ रहा है। तो इसके ऊपर भी डिटेल्ड वीडियो लेकर आएंगे। लेकिन आप भी अगर अपनी तैयारी कर रहे हैं तो स्टैटिक जीके में आप इसको अच्छे से तैयार जरूर कर लें, इसको यूनेस्को को। पर शिफ्ट एक क्वेश्चन आ रहा है, आप पिछली शिफ्ट में भी जाकर देखना। तो यहाँ साथियों हमें बताना है कि वो मुगल स्मारक जिसको उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा बनाया गया था और इसको यूनेस्को ने 1983 में अपने विश्व धरोहर में घोषित किया है। पहला ऑप्शन है आगरा का किला, दूसरा ऑप्शन है ताजमहल, तीसरा है लाल किला और चौथा ऑप्शन है हमारा हुमायूं का मकबरा। तो साथियों वो हो जाएगा आपका ताजमहल। क्या हो जाएगा, तो ताजमहल को 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। साथियों अन्य ऑप्शन में हम देख लेते हैं, ये वैसे आपको बता दूं चारों ही यूनेस्को साइट है। तो फिर साथियों हमारा आगरा का किला, क्या है, आगरा का किला, तो इसको भी 1983 में ही घोषित किया गया था। इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण अकबर ने करवाया था। साथियों फिर हम यहाँ पर लाल किले की बात करें, किसकी, लाल किले की, तो इसको 2007 में यूनेस्को साइट घोषित किया गया और इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। किसने, शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था। अन्य ऑप्शन साथियों हमारा हुमायूं का मकबरा, इसको साथियों 1993 में, कब, 1993 में यूनेस्को साइट घोषित किया गया था। बनाने वाली कौन थी साथियों, हमीदा बानो बेगम थी। कौन थी, हमीदा बानो बेगम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप याद रखें। मुगल आर्किटेक्ट एसएससी में भी और रेलवे में भी, दोनों में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और यूनेस्को तो इनका साथियों फेवरेट सब्जेक्ट हो गया है। क्या हो गया, बिल्कुल फेवरेट टॉपिक हो गया यूनेस्को। इससे तो बहुत ज्यादा ही प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन दूसरा, ताजमहल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपोर्टेंट कहूंगा और अब तक का सबसे बेस्ट क्वेश्चन कहूंगा इसको। यक्षगान किस भारतीय राज्य की लोक प्रस्तुति है। तो साथियों जो यक्षगान है ये क्या है, एक लोक नृत्य है। क्या है साथियों, लोक नृत्य है। तो हमें बताना है कि ये किस राज्य की प्रस्तुति है। तो पहला ऑप्शन है कर्नाटक, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन है असम और चौथा है गुजरात। तो साथियों करेक्ट आंसर है कर्नाटक। किसका है यक्षगान, तो साथियों ये कर्नाटक का हो जाएगा ऑप्शन 1। चलिए अब यहाँ पर हम कर्नाटक के जितने भी लोक नृत्य हैं सारे एक ही जगह एक साथ देख लेते हैं। मतलब इसका अब हम क्या कर देते हैं, इसका यहाँ पर साथियों पोस्टमार्टम कर देते हैं, पूरी चिरफाड़। तो कर्नाटक के सारे लोक नृत्य हो जाएंगे साथियों। तो पहला हो जाएगा हमारा कामसले। कौन सा हो जाएगा, कामसले। कौन सा हो जाएगा, कामसले हो जाएगा। दूसरे नंबर पर साथियों इनका गोरवारा कुनीथा। कौन सा है, गोरवारा कुनीथा। जो कर्नाटक से वीडियो देख रहा होगा वो तो काफी अच्छे से समझ जाएगा इसको, गोरवारा कुनीथा। इसके अलावा साथियों पड़यनी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पड़यनी। क्या हो जाएगा, पड़यनी। इसके अलावा साथियों लंबी, कौन सा हो जाएगा आपका,
लंबी हो जाएगा। लंबी के अलावा साथियों आपका छुट्टारी हो जाएगा। कौन सा? छुट्टारी हो जाएगा। छुट्टारी के अलावा साथियों पट्टा कुनीथा, कौन सा हो जाएगा? पट्टा कुनीथा, पट्टा कुनीथा हो जाएगा। इसके अलावा साथियों आपका डोलू कुनीथा हो जाएगा। कौन सा? डोलू कुनीथा। और ये सारे याद करने हैं, सारे कहीं ना कहीं परीक्षा में पूछे गए हैं। साथियों 1 मिनट का समय देना, मैं आ रहा हूं बस 10 सेकंड में। तो चलिए साथियों, थोड़ा सा डिस्ट्रेस हो गया था, उसके लिए माफी। तो साथियों डोलू कोनी था। इसके अलावा एक और वीर इंपोर्टेंट है, वीर गासे। क्या है? वीर गासे वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। इसके अलावा साथियों को करगा, करगा परीक्षा में पूछा गया है। सुगमी परीक्षा में पूछा गया है। कौन सा? सुगमी। सुगमी के अलावा साथियों एक और इंपोर्टेंट है नागमंडला। कौन सा हो जाएगा? नागमंडला। नागमंडला के अलावा एक और बहुत इंपोर्टेंट भूत आराधना। क्या हो जाएगा? भूत आराधना। और सभी कहीं ना कहीं परीक्षा में पूछे गए हैं। इसके अलावा साथियों हमारा है बोलाक आर्ट। क्या है? बोलाक आर्ट। इसके अलावा साथियों उम्मट आर्ट। कौन सा हो जाएगा? उम्मट आर्ट। अच्छा, रिवीजन हो गया है मेरा भी आपके साथ। उम्मट आर्ट। और इसके अलावा साथियों कोम्ब आर्ट। कौन सा हो जाएगा? कोम्ब आर्ट। अब इसको मैं आपको थोड़ा याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा। और एक और हो जाएगा सोमना कुनी था। कौन सा हो जाएगा? सोमना कुनी था। तो इनको साथियों याद करना बहुत इजी है, मैं आपको बताता हूँ ट्रिक से। तो साथियों जिनके भी पीछे कुनी था है, क्या है? कुनी था लगा हुआ है, वो सभी कहाँ के हो जाएंगे हमारे? जैसे गोरवारा कुनी था, सोमना कुनी था, डोलू कुनी था, ये सब कहाँ के रहेंगे साथियों? ये आपके कर्नाटक से जुड़े रहेंगे। जितने भी आर्ट है, जैसे उम्मट आर्ट, बोलाक आर्ट, कुंभ आर्ट, ये भी आपके कहाँ के रहेंगे साथियों? ये भी आपके कर्नाटक के रहने वाले हैं। ऐसे आपको इनको याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों बुक्स एंड ऑथर से जुड़ा हुआ है कि देवकीनंदन खत्री की किस कृति को हिंदी भाषा में गद्य की पहली प्रमाणित कृति माना जाता है? तो देवकीनंदन खत्री। तो साथियों पहला ऑप्शन है चंद्रकांता, दूसरा है गीतांजलि, तीसरा है रत्नावली और चौथा ऑप्शन है हमारा गीत गोविंद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रकांता। क्या हो जाएगा? चंद्रकांता को साथियों हिंदी भाषा की पहली प्रमाणित कृति माना जाता है। लिखा किसने है इसको? देवकीनंदन खत्री ने। ऑप्शन ए। तो बुक्स एंड ऑथर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, बुक्स एंड ऑथर, इसको भी आपको अच्छे से कवर करना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा इसरो से जुड़ा हुआ, यानी कि साइंस एक टेक का क्वेश्चन, कि भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C-45 ने 1 अप्रैल 2019 को एमीसेट एवं और 28 अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों के उपग्रह को सफलतापूर्वक कहां से प्रक्षेपित किया? तो पहला ऑप्शन है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, दूसरा है फ्रेंच गुआना स्पेस पोर्ट से, तीसरा है UR राव उपग्रह केंद्र से और फोर्थ है सेंटर स्पेशियल गुआनिस कोरो से। तो साथियों इसको प्रक्षेपित किया गया था आपके सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। कहां से? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इनको प्रक्षेपित किया गया था। और ये कहां पर साथियों? तो ये श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। कहां पर है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिल जाएगा सतीश धवन अंतरिक्ष स्पेस सेंटर। तो ऑप्शन एक हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका जियोग्राफी का। उस जल निकासी पैटर्न का नाम बताइए जहां नदी एक पहाड़ से निकलती है और सभी दिशाओं में बहती है। तो जल निकासी पैटर्न का हमें नाम बताना है कि जहां से नदी एक पहाड़ से निकलती है और सभी दिशाओं में बहती है। तो पहला ऑप्शन है जालाईट, दूसरा ऑप्शन है द्रुमाकृतिक, तीसरा ऑप्शन है केंद्रा अभिसारी और चौथा है साथियों रेडियल। क्या है? रेडियल या अरीय। तो साथियों करेक्ट आंसर है हमारा अरीय। क्या रहेगा इसका? अरीय रहेगा। अभी आपको मैं इसका एग्जाम्पल भी दूंगा। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा हमारा? अरीय। तो साथियों ऐसे नदियों के अपवाह तंत्र को हम क्या बोलते हैं? तो उसको अरीय अपवाह तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरीय अपवाह तंत्र उसको बोला जाता है। और इसके साथियों एग्जाम्पल की हम बात करें तो वो है हमारा अमरकंटक पहाड़ी। क्या है? अमरकंटक पहाड़ी इसका एक प्राइम एग्जाम्पल हो जाएगा, अमरकंटक पहाड़ी। क्योंकि यहाँ साथियों 3 नदी निकलती है। तो एक नर्मदा निकलती है जो हमारे मध्य प्रदेश में चली जाती है, नर्मदा। फिर साथियों इसके अलावा आपको एक सोन नदी देखने को मिलती है, सोन नदी, जो कहाँ चली जाती है? उत्तर प्रदेश और बिहार। कहाँ चली जाती है? उत्तर प्रदेश और बिहार, और गंगा में मर्ज हो जाती है। और भी साथियों एक और हमारी निकलती है महानदी। कौन सी निकलती है? महानदी। तो ये आपके छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। कहाँ चली जाती है? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में चली जाती है। तो यहाँ से आपने देख लिया अरी है अपवाह तंत्र, पहाड़ी तो एक ही है,
लेकिन इसकी सभी अलग अलग दिशाओं में क्या है, नदी निकली है और उनका अपवाह तंत्र भी अलग अलग है। जैसे कि अमरकंटक से नर्मदा मध्य प्रदेश और गुजरात, सोन नदी हमारी कहाँ चली जाती है, सोन यहाँ पर लिख देता हूं मैं, सोन नदी ये उत्तर प्रदेश और बिहार में चली जाती है, और महानदी छत्तीसगढ़ और ओडिशा में चली जाती है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल इसका हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, फिर से पानी पी रहा था। अगला प्रश्न है साथियों हमारा, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता मापने का पैमाना क्या है? तो किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता मापने का पैमाना, तो पहला ऑप्शन है डीबी पैमाना, दूसरा है ओएच पैमाना, तीसरा है पीएच पैमाना और चौथा है हाइड्रोजन पैमाना। तो साथियों करेक्ट आंसर है हमारा पीएच पैमाना, ऑप्शन तीसरा। तो किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता मापने के लिए हम पीएच स्केल का इस्तेमाल करते हैं, इसका पीएच इस्तेमाल का, और डीबी स्केल ध्वनि प्रदूषण है ना, इससे हम क्या मापते हैं, डेसिबल में ध्वनि प्रदूषण मापते हैं। तो ऑप्शन तीसरा यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। जब तक आपके सारे शिफ्ट कवर नहीं हो जाते तब तक मैं वीडियो बनाना बंद नहीं करूंगा। प्लीज थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ाएं, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक करके अपने दोस्तों के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं। और कहीं कहीं वीडियो में कोई गलती या त्रुटि हो जाती है तो भाई उसको प्लीज आप कमेंट करके बता भी सकते हैं, ताकि हम उसको नेक्स्ट वीडियो में ठीक कर दें। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उस जर्मन रासायनिक वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने 1817 में तत्व को त्रिकों में समूहबद्ध किया था। तो पहला ऑप्शन है जॉन न्यूलैंड, दूसरा है हमारा हेनरी मोजली, तीसरा है साथियों जोहान वोल्फेंग डोबेरियर, और चौथा है दमित्री इवानोविच मेंडलीफ। तो साथियों करेक्ट आंसर है इसका जोहान वोल्फेंग डोबी रिनर। क्या है, जोहार वोल्फेंग डोबी रिनर। तो इन्होंने साथियों क्या किया था, तत्वों को त्रिकों में समूहबद्ध किया था। तो ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। न्यूलैंड ने साथियों क्या दिया था, तो इसने अष्टक नियम दिया था। क्या दिया था, अष्टक नियम। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम हमने पढ़ा ही होगा। और तत्वों का त्रिक नियम किसने दिया था, तो वो डोबे रिनर ने दिया था। और मेंडलीफ ने आवर्त सारणी का निर्माण किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का कार्यालय कहां पर है? पहला ऑप्शन चेन्नई में, दूसरा नई दिल्ली, तीसरा मुंबई और चौथा हो जाएगा बेंगलोर। तो साथियों भारत में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय आपको कहां पर देखने को मिलेगा, तो ये नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। कहां पर, नई दिल्ली में आपको ये देखने को मिल जाएगा। और साथियों यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो वो नैरोबी केन्या। कहां हो जाएगा, नैरोबी केन्या में आपको देखने को मिलने वाला है यूएनईपी का हेडक्वार्टर। इसकी स्थापना साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1972 को यूएनईपी की स्थापना हुई थी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ऑप्शन दूसरा यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस नदी के भाग को 1988 में राष्ट्रीय जल मार्ग 2 घोषित किया गया, हमें बताना है। तो पहला है साथियों नर्मदा, दूसरा है ब्रह्मपुत्र, तीसरा ऑप्शन है कृष्णा और चौथा ऑप्शन है गंगा। तो साथियों जो ब्रह्मपुत्र नदी पर हमारा 1988 में राष्ट्रीय जल मार्ग 2 इसको घोषित किया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा ब्रह्मपुत्र रिवर। साथियों टोटल भारत में कितने जल मार्ग हैं, तो 111 जल मार्ग हैं भारत में। कितने, 111 जल मार्ग हैं। चलिए प्रथम जल मार्ग साथियों हम देख लेते हैं थोड़ा सा, जल मार्ग यानी कि वाटर वे नंबर 1 देख लेते हैं हम। तो साथियों ये आपका गंगा नदी पर बना हुआ है, जो कि इलाहाबाद से हल्दिया तक है। कहां तक, इलाहाबाद से हल्दिया तक फैला हुआ है, इसका विस्तार है इलाहाबाद से हल्दिया। और इसको 1986 में, क्योंकि साथियों पहला वाटर वे है तो कभी सन पूछ ले, 1986। साथियों वाटर वे 2 हमने देख लिया ब्रह्मपुत्र। वाटर वे 3 की बात करें साथियों, तो वो आपको कोट्टापुरम से कोल्लम तक है। कहां तक, कोट्टापुरम से कोल्लम तक है आपका तीसरा वाटर वे, सॉरी दूसरा नहीं, कोट्टापुरम से कोल्लम तक वाटरवे 3 हो जाएगा हमारा। और चौथा वाटरवे भी देख लेते हैं हम, वाटरवे 4, वाटरवे नंबर 4 ये साथियों आपका काकीनाडा से मरक्कानम तक है। कहां तक, काकीनाडा से मरक्कानम तक आपका वाटरवे 4 है, काकीनाडा से मरक्कानम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। करेक्ट आंसर क्या रहेगा हमारा, ब्रह्मपुत्र, इसको आप बिल्कुल याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मंत्री नहीं है? क्या प्रश्न, कि निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मंत्री नहीं है? तो पहला है कानून और न्याय मंत्री, दूसरा है गृह मंत्री, तीसरा है विदेश मंत्री और चौथा है रक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री। साथियों करेक्ट आंसर रहेगा रक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री। ये क्या होते हैं, ये साथियों आपके कैबिनेट मंत्री नहीं होते हैं, क्योंकि साथियों कोई भी जो बड़ी मिनिस्ट्री होती है उसमें जैसे मान लो हमारी आज रक्षा मंत्रालय ही है, तो आप सभी को पता होगा कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तो आते ही हैं,
इसके अलावा साथियों इसमें आपका BR हो जाता है, क्या आ जाता है, बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसे बहुत सारे विभाग इसके अंतर्गत काम करते हैं। तो एक मंत्री से संभलना मुश्किल हो जाता है, तो फिर वो क्या करते हैं, पूरे मंत्रालय के मंत्री तो वो रहते हैं, लेकिन मान लो एक कोई स्पेसिफाइक विभाग है, उसका क्या बना देते हैं, राज्य मंत्री बना देते हैं। क्या बना देते हैं साथियों, उसको राज्य मंत्री बना देते हैं। और फिर वो कैबिनेट का हिस्सा नहीं होता है, तो इसलिए उसको क्या करते हैं, हम राज्य मंत्री बोलते हैं। तो इसलिए प्रश्न निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मंत्री नहीं है, तो रक्षा मंत्रालय राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री नहीं रहता है। बाकी जो प्रॉपर मंत्री है, जैसे कि कानून और न्याय मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री या हमारा स्वास्थ्य मंत्री, वो कैबिनेट मंत्री कहलाते हैं। ये कैबिनेट का हिस्सा तो होते हैं, लेकिन इनको कैबिनेट मंत्री नहीं, इनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाता है। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक एक गुणधर्म है। तो साथियों बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आयन, जो आयन यौगिक होता है उसका गुण धर्म है। तो पहला ऑप्शन है, इसका क्वथनांक एवं गलनांक उच्च होता है। दूसरा है, यह कठोर होता है और आसानी से नहीं टूटता। तीसरा है, यह ठोस अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है। और चौथा है, यह मिट्टी के तेल और पेट्रोल जैसे विलायकों में घुलनशील होता है। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर है हमारा, इसका क्वथनांक और गलनांक उच्च होता है। किसका, आयन यौगिक का क्वथनांक एवं गलनांक उच्च होता है। ऑप्शन 1 बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का भाग नहीं है। तो पहला ऑप्शन है अन्नपूर्णा, दूसरा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, तीसरा है आयुष और चौथा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना। तो साथियों जो हमारा आयुष है, आयुष योजना, ये आपकी राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का भाग नहीं है। बाकी 3 अन्य ऑप्शन हमारे इसके भाग है। साथियों आयुष योजना क्या है साथियों, तो ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की योजना है। और एक आयुष मंत्रालय भी आपको बना दिया गया है, आयुष मंत्रालय की भी स्थापना कर दी गई है। तो ऑप्शन तीसरा यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है। जो कैल्शियम ऑक्साइड है, इसका दूसरा नाम हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन है क्विक लाइम, दूसरा है सीमेंट, तीसरा है लाइम सोडा और फोर्थ है बेकिंग सोडा। क्या है, बेकिंग सोडा। तो कैल्शियम ऑक्साइड का साथियों दूसरा नाम है क्विक लाइम। क्या है, क्विक लाइम। फार्मूला है CaO। क्या है इसका, CaO। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। भारतीय क्रिकेट क्लब, प्रथम भारतीय क्रिकेट क्लब द कलकत्ता क्रिकेट क्लब की स्थापना कब की गई थी साथियों, तो वो करी गई थी हमारा 1791 में, 1793 में, 1790 में या 1792 में। किसमें, 1792 में। तो साथियों आपके प्रथम भारतीय क्रिकेट क्लब की स्थापना 1792 में द कलकत्ता क्रिकेट क्लब के नाम से करी गई थी, और ये कलकत्ता में ही करी गई थी। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में जितना भी क्रिकेट खेलते हैं उसको कौन रेगुलेट करता है, तो साथियों उसको BCCI रेगुलेट करता है। कौन, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल फॉर इंडिया, इसको BCCI कंट्रोल करता है। इसकी स्थापना 1928 में, कब, 1928 में। और पूरे विश्व में कौन रेगुलेट करता है साथियों, ICIC करता है, जिसकी स्थापना 1909 में। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन 4 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत सरकार के द्वारा BCG टीकाकरण और TB उपचार को शामिल करते हुए जिला TB सेंटर मॉडल के रूप में किस वर्ष नेशनल TB प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। तो 1962 में, 1961 में, 1960 में या 1963 में। तो साथियों नेशनल TB प्रोग्राम आपका 1962 में लॉन्च किया गया था। कब, 1962 में इसको लॉन्च किया गया था। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। और साथियों प्रत्येक वर्ष हम 24 मार्च को क्या मनाते हैं, तो वर्ल्ड TB डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं, विश्व टीबी दिवस हम मनाते हैं, वर्ल्ड TB डे, इसको हम प्रत्येक वर्ष मनाते हैं, वर्ल्ड TB डे। तो ये भी आप बहुत याद रखेंगे, इंपोर्टेंट पॉइंट है। TB होता कैसे, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से ये होता है। तो ऑप्शन पहला हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन अमेरिकी कंप्यूटर कंपनी सन माइक्रो सिस्टम, जिसका बाद में ओरेकल ने अधिग्रहण कर लिया था, के संस्थापक में से एक थे। पहला ऑप्शन है सत्या नडेला, दूसरा है सबीर भाटिया, तीसरा है विनोद खोसला और चौथा है सुंदर पिचाई। तो साथियों वो थे हमारे विनोद खोसला जी। कौन थे, विनोद खोसला जी। इन्होंने क्या किया था, तो सन माइक्रो सिस्टम को बनाया था, इस कंपनी का निर्माण किया था, जिसको बाद में किसने खरीद लिया, आर्यकल ने खरीद लिया। तो ऑप्शन तीसरा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुंदर पिचाई कौन है साथियों, तो ये गूगल के CEO है। कौन है, गूगल के CEO है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के तत्वाधान में निम्न में से किस प्रमुख कार्यक्रम का लक्ष्य ग्रामीण निर्धन महिलाओं को उनके अपने ही संस्थानों जैसे स्वयं सहायता समूह और उनके परिसंघों, उत्पादकों, संयोजकों आदि में संगठित करना और उनके लिए आर्थिक समावेशन और रोजगार को सुनिश्चित करना है। तो योजना का हमें नाम बताना है या मिशन का। तो पहला है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, दूसरा है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, तीसरा है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम और चौथा है
दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल साथियों करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन 4 दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। कौन सा मंत्रालय साथियों इसको चलाता है? तो इसको चलाता है ग्रामीण विकास मंत्रालय। कौन चलाता है? ग्रामीण विकास मंत्रालय इसको चलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी के लिए बहस करने हेतु कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन किसके साथ किया था? तो हमें बताना है। पहला ऑप्शन है सी आर दास, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है सुभाष चंद्र बोस और चौथा ऑप्शन है हमारा भीमराव अंबेडकर। साथियों इसका करेक्ट आंसर है सी आर दास। किसके साथ? तो सी आर दास के साथ इन्होंने साथियों स्वराज पार्टी का गठन किया था। ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस ब्रिटिश रसायनज्ञ का नाम बताइए जिसने द्रव्यमान एवं स्थिर अनुमान के सिद्धांत के विषय में अपना परमाणु सिद्धांत 1808 में प्रस्तुत किया था, जो कि पदार्थ के अध्ययन में निर्णायक सिद्ध हुआ। पहला ऑप्शन प्रोस्ट ने, दूसरा लेवोजियर ने, तीसरा अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने और चौथा जॉन डाल्टन ने। तो साथियों हमने 11th 12th में अच्छे से पढ़ा है कि परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? तो जॉन डाल्टन ने दिया था। किसने? जॉन डाल्टन ने। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जॉन डाल्टन। चलिए अगला प्रश्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है हमारा ये कि केरल के ताली परम्बा के पास स्थित उस मंदिर का नाम बताइए जहां महिलाओं को रात 8 बजे के बाद ही प्रवेश करने की अनुमति है। इस मंदिर की एक विशेषता यहाँ की ध्वज दंड नहीं है। क्या है यहाँ पर? ध्वज दंड नहीं है। तो साथियों ये आपके एक स्टैटिक जीके का आपको टॉपिक तैयार करना है जिसमें भारत के सभी महत्वपूर्ण मंदिर, क्या है, भारत के सभी महत्वपूर्ण मंदिरों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, उनकी लोकेशन देख लेनी है कि वो किस राज्य में स्थित है, साथ ही उनका निर्माण किसने करवाया है, कौन से वंश के राजाओं ने उनका निर्माण करवाया है, तो वो भी आपसे परीक्षा में पूछता है। जैसे कि खजुराहो के मंदिर समूह, खजुराहो के मंदिर समूह, तो साथियों कौन हो जाएगा? चंदेल राजा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? चंदेल राजा हो जाएंगे। ऐसे ही साथियों आपके महत्वपूर्ण किले का निर्माण किसने करवाया है, ये भी आपसे परीक्षा में पूछा रहा है। तो स्टैटिक जीके में आपको ये सभी टॉपिक बिल्कुल अच्छे से कवर कर लेने हैं। इनके ऊपर हम सेपरेट क्लास भी लेकर आएंगे, लेकिन जब आपकी परीक्षा नजदीक आ जाएगी तब आपके इनके ऊपर सेपरेट क्लास लेकर आएंगे। जब तक हम इनको जो हमारी शिफ्ट वाइज एनालिसिस कर रहे हैं उसके अंदर तो देखेंगे ही, फिर इनमें से हम बहुत बहुत महत्वपूर्ण मंदिरों को क्या करेंगे साथियों, अलग अलग उनकी क्लास लेकर भी आएंगे। बस आप अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें और चैनल से जरूर जुड़े ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सॉरी उसका आंसर देखना ही रह गया हमारा। चलिए उसका आंसर मैं आपको यही बता देता हूँ। वो साथियों हमारा राज राजेश्वर मंदिर है। क्या है? राज राजेश्वर मंदिर। कौन सा हो जाएगा? राज राजेश्वर मंदिर हो जाएगा साथियों। और वो एक शक्तिपीठ है। क्या है? एक शक्तिपीठ है। आप सभी को पता होगा कि देश में हमारे 108 शक्तिपीठ है, तो उनमें से एक वो हमारा शक्तिपीठ है। तो कौन सा हो जाएगा? राज राजेश्वर मंदिर। क्योंकि साथियों हम स्लाइड में रिवर्स नहीं जा सकते यार, ये थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है, इसलिए इसका आप आंसर मैं आपको बता दूं, राज राजेश्वर मंदिर। तो वो हमारा जो 74 नंबर का प्रश्न है उसका आंसर है राज राजेश्वर मंदिर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के निम्न में से किस स्थान को काला पानी के नाम से भी जाना जाता है? तो भारत के निम्न में से किस स्थान को काला पानी के नाम से जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन है लक्षद्वीप, दूसरा है केरल के अप्रवाही जल, तीसरा है कच्छ की खाड़ी और चौथा है अंडमान द्वीप। तो साथियों जो हमारा अंडमान द्वीप है, क्या है? अंडमान द्वीप, इसको काला पानी के नाम से भी हम जानते हैं क्योंकि साथियों यहाँ पर क्या था? यहाँ पर सेल्यूलर जेल थी साथियों। यहाँ पर क्या थी? सेल्यूलर जेल थी। और इसमें अंग्रेज लोग क्या करते थे? जो भारत के जितने भी स्वाधीनता के क्रांतिकारी होते थे उनको काला पानी की सजा देते थे और उनको वहां पर भेज देते थे। इसलिए अंडमान द्वीप को साथियों हम काला पानी के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अलग मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने वन स्टॉप शैक्षिक पोर्टल तैयार किया जो प्राथमिक शिक्षा के विद्यार्थियों से लेकर विद्वानों, अध्यापकों एवं जीवन पर्यंत शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। तो इस पोर्टल का हमें नाम बताना है। तो पहला है प्रशिक्षक, दूसरा है साक्षात, तीसरा है पढ़ाई और चौथा है दीक्षा। तो साथियों उस पोर्टल का नाम है साक्षात पोर्टल। क्या है? साक्षात पोर्टल। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ और कुशीनगर की यात्रा निम्नलिखित में से किस विशिष्ट रेलगाड़ी से की जा सकती है? पहला ऑप्शन है बुद्धिस्ट सर्किट टूरिस्ट ट्रेन, दूसरा है बुद्धिस्ट ट्रेन, तीसरा है बुद्ध एक्सप्रेस स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन और चौथा है बुद्धिस्ट टूरिस्ट ट्रेन। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर है बुद्धिस्ट सर्किट टूरिस्ट ट्रेन। तो साथियों एक ट्रेन चलाई गई रेलवे द्वारा बुद्धिस्ट सर्किट टूरिस्ट ट्रेन नाम से, जिसमें आप लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ और कुशीनगर की यात्रा एक साथ कर सकते हैं।
ऑप्शन 1 यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट साइट है, लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ, सभी में आपको अच्छे से यात्रा करवा कर ये लाएगी। चलिए अगला प्रश्न है, उस रीट का नाम बताइए जिसके तहत अदालत किसी गिरफ्तारी का तरीका या आधार विधिक और संतोषजनक न होने पर गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने पेश किए जाने या मुक्त किए जाने का आदेश देती है। तो साथियों ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा पॉलिटी का क्वेश्चन है। आप सभी को पता होगा कि जो हमारी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट होती है वो 5 प्रकार की रीट जारी कर सकती है। क्या कर सकती है? 5 प्रकार की रीट जारी कर सकती है। तो उसी में से हमें एक रीट का नाम बताना है। तो पहला ऑप्शन है उत्प्रेषण, दूसरा है क्वा वारंटो, तीसरा है परमादेश और चौथा है साथियों बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो साथियों कौन सी रीट जारी कर सकती है? तो वो आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट जारी कर सकती है। क्या करती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट जारी कर सकती है। मान लो कोई भी आपको गलत तरीके से पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, कोई भी आरोप लगा देती है, तो आप सीधा हाईकोर्ट की शरण ले सकते हैं। तो वहां से वो रीट जारी करेगी बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो साथियों ये कौन सा अनुच्छेद में है? तो अगर आप सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है तो अनुच्छेद 32 में बताया गया है। किसमें? अनुच्छेद 32 में। और अगर हाईकोर्ट के बारे में बात करें साथियों तो अनुच्छेद 226। किसमें? अनुच्छेद 226 में इसके बारे में बताया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट, यहाँ पर इसके बारे में हमने जानकारी देखी। 5 प्रकार की रीट जारी कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने मलखंब को अपना राज्य खेल घोषित किया है? तो पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश। तो मलखंब को साथियों अपना राज्य खेल किसने घोषित किया है? तो वो मध्य प्रदेश ने घोषित किया है। किसने? मध्य प्रदेश ने घोषित किया है। ऑप्शन 1 बिल्कुल यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों राज्य खेल अन्य ऑप्शंस के देखते हैं। तो हरियाणा का क्या हो जाएगा? हरियाणा का हो जाएगा भैया पहलवान यानी कि कुश्ती। क्या हो जाएगा? कुश्ती। उत्तराखंड की हम बात करें साथियों तो इनका है फुटबॉल। क्या है उत्तराखंड का? फुटबॉल। फुटबॉल खेलेंगे भाई पहाड़ों पर, ये फुटबॉल। और उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो हॉकी। क्या हो जाएगा? हॉकी हो जाएगा उत्तर प्रदेश का। करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन 1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या किसी वीडियो फाइल का एक्सटेंशन नहीं है? तो ये आपका कंप्यूटर का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, कि निम्न में से क्या किसी वीडियो का फाइल एक्सटेंशन नहीं है? तो पहला ऑप्शन है एवी, मूव, जेपीईजी और MP4। तो साथियों जो जेपीईजी होता है ये किसका एक्सटेंशन होता है? ये इमेज का एक्सटेंशन होता है। क्या होता है साथियों? आपका इमेज का एक्सटेंशन होता है। जो आपका वीडियो फाइल होती है उसके लास्ट में आपने देखा होगा .avi, .mov या .mp4 लिखा होता है। तो जो जेपीईजी साथियों ये किसका? आपका इमेज का एक्सटेंशन है। इसके अलावा साथियों पीएनजी ये किसके हैं? ये सब आपके इमेज के एक्सटेंशन, लेकिन वीडियो फाइल का एक्सटेंशन है अवी, मूव और MP4। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन तीसरा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तेंदु, अमलतास, बेल जैसे सामान्य पेड़ भारत में किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो तेंदु, अमलतास और बेल जैसे पेड़ किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है उष्ण कटिबंधीय कटीले वन, दूसरा है आर्द्र पर्णपाती वन, तीसरा है मोंटेनो वन और चौथा है शुष्क पर्णपाती वन। तो साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा शुष्क पर्णपाती वन। कौन से? शुष्क पर्णपाती वनों में हमारे तेंदु, अमलतास, बेल जैसे पेड़ पाए जाते हैं। ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट। क्या है? बुक का नाम है द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट। किस खिलाड़ी की जीवनी है? तो पहला ऑप्शन है डेविड बेकहम की, दूसरा है राहुल द्रविड़ की, तीसरा है माइकल फेल्प्स की और चौथा है टाइगर वुड्स की। तो साथियों जीवनी हो जाएगी हमारे राहुल द्रविड़ की। किसकी हो जाएगी? राहुल द्रविड़, जिनको क्या बोलते हैं? द वॉल, यानी कि टेस्ट क्रिकेट में द वॉल इनको बोला जाता है। तो ये इनकी साथियों जीवनी है, द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट। तो ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। जैसा कि साथियों मैंने आपको बताया कि बुक और ऑथर से प्रत्येक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको एक महात्मा गांधी जी के भी इनसे पुस्तक पूछी। इस शिफ्ट में तो टोटल 3 क्वेश्चन देखने को मिले हमें। कितने? 3 क्वेश्चन। तो पहले महात्मा गांधी जी की किताब 1909 में उन्होंने लिखी, बताइए आप मुझे कौन सी लिखी। फिर साथियों हमारी चंद्रकांता पुस्तक के बारे में यहाँ आपसे पूछा गया, चंद्रकांता की हिंदी का पहला गद्य। और फिर साथियों एक पूछ लिया आपसे यहाँ पर जीवनी राहुल द्रविड़ जी की। तो ऐसे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपसे 3 प्रश्न तो डायरेक्ट बुक एंड ऑथर से जुड़े हुए यहाँ पर परीक्षा में पूछ लिए गए। तो आप कम से कम 200 बुक तो इतनी अच्छे से रट के जाएं बिल्कुल परीक्षा में, जो आने की संभावना रहती है कि ये तो कहीं ना कहीं परीक्षा में आएगी ही आएंगी। तो चलिए साथियों यहाँ पर हमने अच्छे से आपका एनालिसिस कर लिया है हमारी 20 जनवरी की शिफ्ट का। किसका? 20 जनवरी की शिफ्ट को हमने अच्छे से देखा। टोटल 39 हमने यहाँ पर क्वेश्चंस कवर करें, जिसमें आपके सभी विषय हो जाएंगे, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, कंप्यूटर, जिसके भी क्वेश्चन थे वहां पर हमने सभी आपके लिए कवर किए हैं। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। और साथियों चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें, ताकि आपको ट्रेनिंग में कोई दिक्कत नहीं आए। और साथियों टोटल 125 शिफ्ट हम करेंगे, डेली एक शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर यहाँ पर हम देखने
देखते हैं। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का साथियों थैंक यू, और अंत में यही कहूंगा, जय हिंद।